सो आज इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है, जैसे कि क्लॉथ्स कैसे बनाने हैं, स्किन टेक्सचर कैसे बनाने हैं, सील्ड कैसे बनानी है, मेटल कैसे बनाना है, और उसके साथ ही साथ जो कोई नहीं बताता बैकग्राउंड कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम सॉरी फॉर दिस कि वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मेरी कुछ वीडियो क्लिप्स डिलीट हो गई थी, इसकी वजह से मुझे वीडियो यहाँ से ही बनाना पड़ा। बट कोई बात नहीं, हम आगे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं अभी। सबसे पहले तो मैंने आउटलाइन बनाई थी मैकेनिकल पेंसिल से, उसके बाद शेडिंग भी की थी, देन ब्रश से ब्लेंड किया था। उसके बाद मैं यहाँ पर 7B यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि और ज़्यादा डार्क कर सकूँ, और 8B भी कई कई बार यूज़ किया हूँ। उसके बाद इरेजर पेंसिल से इरेज कर रहा हूँ, सारी चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग सिस्टम से डार्क एरिया को ब्लेंड किया, क्योंकि ब्रश से बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल्स ब्लेंड नहीं होती। देन बैक साइड पे इंडेंटिंग का यूज़ किया। उसके बाद मैकेनिकल पेंसिल से जितनी सारी पॉसिबल डिटेलिंग्स मैं कर सकता था उसको ड्रा किया। उसके बाद 8B पेंसिल से मैंने उन सारी डिटेलिंग्स को ड्रा किया। देन मैकेनिकल पेंसिल से ही फिर ये सारे क्लॉथ एरिया थे, इनको ड्रा किया। उसके बाद ब्रश से ही मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंड किया। देन उसके बाद डायरेक्ट 8B ज़्यादा साफ मैंने नहीं की थी, क्योंकि इसमें टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा बड़े चाहिए थे, इस वजह से मैंने 8B का डायरेक्ट यूज़ किया हूँ थोड़े मोटे टेक्सचर के लिए। जस्ट बिकॉज हमारी रेफरेंस पिक जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, इसी वजह से मैंने मोस्टली हर जगह पे डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और स्किन को कैसे ड्रा करना है अभी मैं माउथ पार्ट को ड्रा करते हुए, फेशियल पार्ट को ड्रा करते हुए अच्छे से समझा दूंगा। मोस्टली हर जगह मैंने बेस लेयर के लिए मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है, उसके बाद ब्रश का यूज़ किया है, देन डार्क पेंसिल का यूज़ किया है, उसके बाद ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ किया है। स्टैप ड्रा करने के लिए मैंने मैकेनिकल पेंसिल से पहले बेस लेयर बनाई, उसके बाद 4B से उसके बेसिक टेक्सचर को ड्रा किया, देन 8B से उसके सारे फाइनल टचअप दिए, उसके बाद इरेजर पेंसिल से रिफ्लेक्शंस को हाईलाइट किया। ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था, इसलिए मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ये ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग थी, सो इसके सारे डिटेल्स एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराना और एक्सप्लेन करना बेसिकली इम्पॉसिबल था। सो मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, इसके कई सारे पार्ट्स के कई सारे तरीके से डिटेल्स जो भी मैंने यूज़ किए हैं उन सारे वीडियोस मैं अपलोड किया हुआ हूँ, उनको डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। सो अब बात करते हैं स्किन टेक्सचर की, इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो मैंने हर बार मैं कहा कभी भी बेस लेयर बनानी हो तो उसके लिए मैंने मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया। उसमें सारी मेरी जितने भी मैकेनिकल पेंसिल हैं उसमें HB लेड है, तो आप HB पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करना पसंद है, इसलिए मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पर बहुत ही स्लोली और स्मूथली आपको मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करना है, या फिर आप HB पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके साथ आपको बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स मारने हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े स्ट्रोक नहीं करने, क्योंकि उससे लाइन आपको दिखने लगती है। तो आपको पेंसिल ऐसे चलानी है जिससे कि लाइन ना दिखे, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली वर्क करना है, नहीं तो स्किन क्या होती है उसमें लाइन दिखने लगते हैं तो उससे अच्छा नहीं होता। उसके बाद आप बहुत ही स्लोली ब्रश से आप ब्लेंड कर दीजिए। मैं यहाँ ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ब्लेंडिंग स्टम्प डार्क एरिया पे यूज़ करना पसंद होता है। ब्रश स्मूथली लाइट एरिया को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देता है, इसलिए मैं इससे ब्लेंड करता हूँ। पेंसिल को बहुत ज़्यादा स्लो चलाना है, मैं कहीं कहीं पर रियल टाइम क्लिप भी डाल दिया हूँ, देख सकते हैं मैं कितना स्लोली यूज़ कर रहा हूँ इसको। और यहाँ पर मैं 4B पेंसिल का डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ सेकंड लेयर के लिए, क्योंकि हमारे स्किन काफ़ी ज़्यादा रफ़ और डार्क है। स्किन टेक्सचर हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि उसके अगर थोड़ी सी भी टेक्सचर ख़राब हुआ या फिर ट्यूनिंग ख़राब हुई तो इसकी वजह से फेस काफ़ी डिफरेंट दिखने लगता है। सिर्फ शेडिंग की वजह से मैंने कई सारे लोगों के ड्राइंग्स देखे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखने लगते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा शेडिंग पे ध्यान देना पड़ता है। और जो भी बिगनर्स होते हैं वो शेडिंग पर ध्यान नहीं देते, वो ब्लेंडिंग पर ध्यान देते हैं। उसके ब्लेंडिंग टूल्स, ब्लेंडिंग के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन से आर्टिस्ट क्या यूज़ करते हैं, वो इस पर ध्यान देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप शेडिंग के लिए प्रैक्टिस करिए। शेडिंग कंप्लीट होने के बाद लाइट एरियाज़ को हाईलाइट करने के लिए मैं इरेजर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। इरेजर पेंसिल का यूज़ करने के बाद आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि आपके जो एज बने हुए हैं उनकी शार्पनेस कैसी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि शार्पनेस अच्छी नहीं होती, उसकी वजह से इरेज करने के बाद भी हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं दिखती। तो आप एक बार उसको रीचेक कर लेंगे, उसके बाद जो भी शेड जैसा भी आपके पेंसिल का यूज़ पड़े उससे आप शेडिंग अच्छे से कर लेंगे, उसकी शार्पनेस बढ़ा लेंगे। और जब कभी भी आप इरेजर पेंसिल का यूज़ करेंगे उसके बाद कुछ टाइम पे उसको बार बार साफ़ कर लेंगे, किसी दूसरे पेपर पे आप अच्छे से उसको रगड़ के साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट स्टिक हो जाती है और बार बार उसको यूज़ करने से अच्छे से इरेज भी नहीं होता, और वो पेपर में स्टिक होकर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आप वर्क करेंगे तो पेपर में भी स्टिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है।
सो इसके बाद हम क्लॉथ पे बात करते हैं कि क्लॉथ को कैसे ड्रॉ करना है। तो क्लॉथ को ड्रा करने के लिए पहले हमको उसके टेक्सचर को देखना पड़ेगा कि वो स्मूथ है या रफ़ है या फिर किस तरीके से उसके टेक्सचर बने हैं। उसके बेसिस पे हमें पहले से ही प्लानिंग करके चलनी होती है। जैसा कि यहाँ पर जो क्लॉथ है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ है, इसके टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा रफ़ है, तो इसीलिए मैं पहले से ही मैकेनिकल पेंसिल का और 8B पेंसिल का यूज़ करना डिसाइड कर चुका हूँ। तो उसके बाद मैं मैकेनिकल पेंसिल से ही जो छोटे छोटे उसके डिटेल्स थे मैं पहले से इसको अच्छे से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। उसके बाद मैकेनिकल पेंसिल से ही मैं बेस लेयर को भी ड्रा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी टेक्सचर को जब मैं स्टडी किया था तो इसके थोड़े क्रिस्प क्रॉस में थे, तो मैं पहले इसको हॉरिजॉन्टल में कर रहा हूँ। देन उसके बाद वर्टिकल में ही इसके सारे शेडिंग कर दूंगा जिससे कि इसके एक तरह से इसका पूरा टेक्सचर तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने ब्रश से ही ब्लेंड किया हुआ है। ब्रश के साथ साथ मैंने कहीं कहीं पर चारकोल पाउडर का भी यूज़ किया है। आप चारकोल पाउडर चाहो तो परचेज कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर चारकोल पेंसिल है तो उसको सैंड पेपर पर थोड़ा सा रब कर लीजिए। उसके बाद बहुत ही अच्छा पाउडर बन जाता है। देन उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं देख सकते हैं कि 8B से धीरे धीरे उसके सारे टेक्सचर्स को बना रहा हूँ। आप भी ऐसे ही स्लोली यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो काम होते हैं डिटेलिंग के वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, तो आपको हरी होना नहीं है। जितना भी टाइम लगता है आप दो। अगर अच्छे से वर्क करना है तो आपको जितना भी टाइम लगता है दो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से डिटेलिंग के लिए वर्क करो, तो आपकी जो ड्रा करेंगे उसको ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कैसे टेक्सचर हमारा दिखने लगा है। थोड़ा टेक्सचर बड़े दिख रहे थे इसलिए मैंने फिर से ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंडिंग क्या होता है कि आपके टेक्सचर जो भी होते हैं, जो भी रफनेस होती है उसको कम कर देता है। तो आप कैसे उसको ब्लेंड करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टेक्सचर कैसा है। अगर मेरे पास अगर और भी ज़्यादा स्मूथ करना होता तो मैं और भी ज़्यादा चारकोल पाउडर का यूज़ करता, जिससे कि जो भी इसके जो वैकेंट स्पेस थे, जो भी पॉइंट्स थे, वो सब सारे फिल हो जाएं। इसके साथ ही साथ आपको प्रेशर मेंटेन करना आना चाहिए कि प्रेशर कैसे मेंटेन करना है, कौन से पेंसिल का कितना प्रेशर से कैसे यूज़ करेंगे, कितनी शेडिंग करेगा। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं मैं 8B से ही लाइट एरिया को भी थोड़े से सेट कर ले रहा हूँ। आप चाहो तो 6B का यूज़ करना या फिर 4B का यूज़ करना, 5B अगर होती है 5B का यूज़ करना, बट आपको प्रेशर मेंटेन करना आना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप चाहो कम से कम पेंसिल में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो। जब भी आप क्लॉथ ड्रा करते हैं तो उसमें आपको थ्रेड्स को भी ड्रा करना पड़ता है। तो थ्रेड्स तो मोस्टली दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो ब्लैक होता है जिसको आप डायरेक्टली पेंसिल से भी बना सकते हैं, एक वाइट होता है, तो उसको इरेजर पेंसिल से यूज़ करने के बजाय आप इंटेंडिंग का यूज़ कीजिएगा, या फिर आप वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं। बट वाइट जेल पेन भी काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है, इसलिए इंटेंडिंग ही यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें सूट के और भी पार्ट को ड्रा करना होगा। मोस्टली हमारे जो प्रोसीजर होते हैं वो सेम ही होते हैं, बट थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कि स्टेप में मैकेनिकल पेंसिल से बेस लेयर तो बनाई, वैसे ही मैंने ब्रश से ब्लेंड भी किया, बट यहाँ पर जो लाइट एरिया थे इसी वजह से मैंने इसे 2B पेंसिल का यूज़ किया, और जो डार्क एरिया पे कॉर्नर लाइनिंग थी वहाँ पर मैंने 4B का यूज़ किया। उसके बाद जो भी बहुत ज़्यादा एरिया बहुत ही ज़्यादा डार्क थे वहाँ पर 7B का यूज़ किया। उसके बाद सेम इसको भी ऐसे ही ड्रा करेंगे। सो अब बात करते हैं शील्ड की। तो शील्ड होते हैं मेटेलिक, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो भी मेटेलिक पार्ट होते हैं उसमें लाइट का बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके रिफ्लेक्शंस, उससे लाइट कहाँ जाता है, कहाँ पर कम है, उन सब पे हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर उस पर ध्यान दे दिया, आपने सही से ऑब्जर्वेशन लिया, पिक्चर्स में सही से देखा, या फिर जो भी रियल ऑब्जेक्ट का आप रेफरेंस लेके बना रहे हैं, तो उन सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो आप अच्छे से बना लेंगे, और इसको काफ़ी ज़्यादा आसान भी होता है, और नहीं देख पाया, नहीं ऑब्जर्व कर पाए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सील थोड़ी कर्व है, सर्कुलर में, इलिप्टिकल में एक तरह से कह लीजिए। तो आपको जो भी लाइन बनाएंगे, जो भी आपको सेट करेंगे, पेंसिल के जो भी स्ट्रोक्स चलाएंगे, वो कोशिश करेंगे ऐसे ही इलिप्टिकल वे में चलें। वरना क्या होता है कि आप किसी और वे में अगर शेडिंग करते हैं, आपके जो स्ट्रोक्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं किसी भी शेडिंग के लिए। आप किस वे में चला रहे हो, किस स्ट्रोक में उसकी डायरेक्शन क्या है, उनके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल वे में जिस तरीके से इसका राउंड हुआ है उसी वे में चलाएंगे तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगा। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी जो शेडिंग करने का टेक्निक है उसको लाइट करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे शेडिंग के लिए? तो आप बेस लेयर के लिए हमेशा मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, एसबी पेंसिल का। उसके बाद आप अगर आपके पास ग्रेफाइट पाउडर है तो ग्रेफाइट का यूज़ कीजिए, क्योंकि चारकोल पाउडर होता है बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है। तो लाइट एरिया के लिए ग्रेफाइट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और ना भी कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत कीजिए। थोड़ा सा आपको जो पेंसिल चलाए रहेंगे उससे काफ़ी अच्छी शेडिंग हो जाएगी। उसके बाद आप 2B या 3B का यूज़ कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि लाइट का जो भी इफेक्ट है उसको मैंने जो ड्रॉ करने के लिए इरेजर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि स्ट्रोक्स कैसे बनाने पड़ रहे हैं, धीरे धीरे भी बनाने पड़ते हैं,
क्योंकि उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग पे ध्यान देना पड़ता है। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाली हैं। तो आपको टाइम लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम दीजिए। मुझे इस ड्राइंग को कंप्लीट करने में 5 से 6 दिन लगे हैं। वैसे कंटिन्यूसली बताऊँ तो 24 आवर के आसपास लगे हैं। पर डे में जैसा भी मुझे पॉसिबल होता था 4-5 आवर्स में ड्रॉ करता था, या फिर कभी भी कम या फिर ज़्यादा 8-8 घंटे तक मैंने इस पर काम किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं उसका बेनिफिट मुझे कितना अच्छा मिला है। आप भी कंसिस्टेंट रहिए, थोड़े कंसंट्रेट हो जाइए अपने वर्क पे। आप जब बनाते हैं ना तो उस पर अच्छे से वर्क कीजिए, आप अपना 100% दीजिए। ये नहीं कि कोई बना रहा है या फिर कंपटीशन के लिए बना रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, आप अपना 100% दीजिए। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं 100% दीजिए आप, और नहीं कर पाते तो उसकी वजह से आप सिर्फ आउटलाइन प्रैक्टिस कीजिए। आउटलाइन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है ड्राइंग के लिए। तो यहाँ पर आप हैमर भी उसी तरीके से बना सकते हैं जैसे कि मैंने अभी शील्ड बताया, ये भी मेटालिक पार्ट ही है। वैसे मैंने इसके बाद काफ़ी ज़्यादा फास्ट वीडियो अपलोड किया है यहाँ पर। अगर आप इसका चाहें तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड किया है, 6 या 7 मिनट का है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे बनाना है। तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। स्टार्टिंग की आउटलाइन वीडियो जो क्लिप थी मेरी डिलीट हो गई थी, इसी वजह से मैंने कहीं पर भी आउटलाइन की क्लिप नहीं डाली हुई है। अगर आप चाहो तो कई सारी वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड किए हैं कि किस तरीके से आउटलाइन बनानी है, किसी भी स्केच का किस तरीके से रेफरेंस लेना है, किस तरीके से यूज़ करना है, कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन बनाने के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मुझे कम से कम 45 मिनट लगे थे, उससे भी ज़्यादा। मतलब आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद मैं दोबारा जब इसको ड्रा कर रहा था तो 45 मिनट लगे थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज वर्क था। एक्यूरेट से वर्क करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ा था, धीरे धीरे वर्क करना पड़ा था। उसके साथ मैंने छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया था, जैसे कि टॉमी देख सकते हो, बहुत ही छोटा था लेकिन 5 मिनट में बन गया था। सो अब इसके बाद बात करते हैं बैकग्राउंड्स की। बैकग्राउंड कैसे बनाना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती कि कैसे बनाना है। जैसे आप ड्राइंग को बनाते हैं वैसे ही इसको भी बनाना होता है। हर चीज़ पार्ट, जैसे आप क्लॉथ जो भी है आप बनाना जानते हैं उसी तरीके से इसको भी बनाना होता है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में आता है। आप जब भी वर्क करते हैं, फेस बनाना हुआ, अलग अलग सेपरेट चीज़ें होती हैं, तो अलग अलग बनाने में आसानी होती है। जैसे आप कभी भी फेस बनाते हैं, पूरा कम्पैक्ट फेस बनाते हैं तो अच्छा नहीं बनता, बट वहीं पे नोज़ सेपरेटली नोज़ बनाते हैं, सेपरेटली माउथ बनाते हैं, सेपरेटली ईयर बनाते हैं, जो भी बनाते हैं आप सेपरेटली जब बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। बट वो एक साथ ऐड करके बनाते हैं तो अच्छा नहीं बनता। तो ये यहाँ पर होता है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में हो जाता है, इसलिए हम शेडिंग सही से कर नहीं पाते, हम बोर हो जाते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो इसको भी आप वैसे ही लेयर बाय लेयर आपको करना है। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क करना नहीं था, इसलिए मैंने मैकेनिकल पेंसिल से ही पहले पूरी एक बेस लेयर बनाई। अच्छे से बनाना होता है। बट हाँ, एक चीज़ यूज़ कर सकते हो आप, टिश्यू पेपर का आप यहाँ पे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड होता है स्मूथ होता है और काफ़ी ज़्यादा एक ही जैसा कंटिन्यूटी बननी होती है, जिससे टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बेस लेयर बनाने के बाद मैंने जैसे हर जगह पर ब्रश का यूज़ किया, वैसे यहाँ पर भी ब्रश का यूज़ किया हूँ। कहीं कहीं पर मैंने टिश्यू भी यूज़ कर दिया है, बट यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कहीं पर ही यूज़ किया था और वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट था तो आपको दिखा नहीं। उसके बाद मैंने नॉर्मल इरेजर से इसको इरेज किया है। आप चाहो तो निडेबल इरेजर यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड में। निडेबल इरेजर का यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, बट यहाँ पर मेरे पास लॉकडाउन की वजह से है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। बट आप चाहो तो अगर आपके पास हो तो निडेबल इरेजर का यूज़ कर लीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और अब हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लाइट इफेक्ट की वजह से सही से ड्राइंग दिख नहीं रही है, बट अभी आपको अच्छे से दिखेगी। फाइनली हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। बैकग्राउंड के साथ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। जब भी आप विदाउट बैकग्राउंड ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो पता नहीं अजीब सा खाली खाली सा दिखता रहता है। तो आप बैकग्राउंड के साथ आप बैकग्राउंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे पर आ जाएगा। और सारी डिटेलिंग्स आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से मैंने ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करी है। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए, बट आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। आप प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें आप बनाना सीख जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी टेक्निक्स टिप्स मैंने बताई आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।